औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास लेक्चर नंबर 29 है MTH 202 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का, जिसमें आज हमने कॉम्बिनेट्रिक्स के अबाउट पढ़ना है, द सम रूल एंड द प्रोडक्ट रूल। हमने इन तीन कंसेप्ट के अबाउट पढ़ना है। तो सबसे पहले तो कॉम्बिनेट्रिक्स का ज़्यादा लंबा चौड़ा कंसेप्ट नहीं है, जस्ट उसका एक एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि ये क्या है। तो कॉम्बिनेट्रिक्स हमारे पास क्या है कि हमारे पास कॉम्बिनेट्रिक्स क्या है, इज़ द मैथमेटिक्स है हमारे पास काउंटिंग्स की और अरेंजिंग ऑब्जेक्ट्स की। तो जस्ट आपने याद रखना है, ये MCQs में पूछ लिया जाता है। काउंटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद सर्टेन प्रॉपर्टीज इनोमरेशन इज रिक्वायर्ड टू सॉल्व मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जाम्पल काउंटिंग किस लिए यूज होती है, नंबर ऑफ ऑर्डर एंड अनऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, generate all the arrangement of the specified kind which is important in computer simulation, computer probabilities of events, analyze the chances of winning games। तो मतलब यहाँ पर कहने का मकसद ये है कि कम्बिनेट्रिक्स जो है वो काउंटिंग के लिए यूज़ की जाती है। और काउंटिंग किस किस लिहाज में यूज़ हो रही है, हमारे पास ऑर्डर एंड अनऑर्डर करना, तरतीब देना और बेतरतीब करना ऑब्जेक्ट्स को, और फिर अरेंजमेंट करना हर एक स्पेसिफिक काइंड के, मतलब हर एक काइंड की जो चीज़ होती है, हर टाइप की जो चीज़ होती है उसको अरेंज करना, और फिर इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज़ को निकालना जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। और फिर हमने देखना है कि एक जो गेम खेल रहे होते हैं उसकी कितने चांसेस होते हैं। जब हम मैच देखते हैं तो उसके नीचे लिखा आता है ना कि 87% पाकिस्तान के जीतने के चांसेस है, और बाकी जो थोड़े से जो चांसेस हैं वो दूसरी टीम के चांसेस हैं, फिर 50% पाकिस्तान के, 50% अनदर टीम के हैं। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ के ज़रिए निकाल जाते हैं। कम्बिनेट्रिक्स वो मैथमेटिक्स होता है जिसके ज़रिए हम निकालते हैं, ठीक है। अब डिटरमाइन करना है हमने कम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम को। तो यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं आता, बस आपने इसके रीड आउट कर लेना है, मच मोर इसमें से कुछ भी नहीं आता। सम रूल की तरफ आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दूसरा, और प्रोडक्ट रूल भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब सम रूल हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास एक इवेंट जो है, अब इवेंट क्या है, एक काम जो है, ठीक है, या एक चीज़ है, या एक कोई आपको स्टेटमेंट दी गई है, उसका एक n1 वे है। अब n1 वे से क्या मुराद है, साथ साथ ये नीचे वाले एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या कहा गया कि अगर हमारे पास 7 डिफरेंट ऑप्शनल कोर्सेज हैं, तो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट आ रहा है। ये स्टेटमेंट यहाँ से यहाँ तक एक इवेंट है, ठीक है, ये एक इवेंट है। क्या है, यहाँ यहाँ तक एक इवेंट है, और इसके अंदर जो काम है वो n1 वे में से हो रहा है। मतलब पहले इवेंट का काम n1 वे से होगा और दूसरे इवेंट का काम n2 वे से होगा, ठीक है। और इसको हम सम रूल से किस तरह से निकालते हैं, जब हम n1 और n2 को प्लस कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम नोट्स की तरफ आते हैं। नोट्स में क्या कहा गया है, यहाँ पर कि सबसे पहले कॉम्बिनेट्रिक्स की डेफिनेशन है कि वो क्या है, हमारे पास मैथमेटिक्स है काउंटिंग की और अरेंजिंग ऑब्जेक्ट्स की। फिर उसके बाद हमारे पास कहा गया कि सम रूल क्या है, इफ वन इवेंट occurs in n1 ways and second event occur in n2 ways, the number of total ways can occur in n1 plus n2 ways, ठीक है। तो एग्जाम्पल में यहाँ दिया गया कि हमारे पास 7 डिफरेंट कोर्सेज हैं यहाँ पर, और कोर्सेज किसके हैं, कंप्यूटर साइंस के हैं, और यहाँ पर 3 डिफरेंट कोर्सेज हैं मैथमेटिक्स के। तो हमने नंबर ऑफ वेज फाइंड करने, तो हम किस तरह से प्लस कर देंगे इनको, जब 7 को 3 में प्लस कर देंगे हमारे पास 10 नंबर ऑफ वेज निकल आते हैं, टोटल 10 नंबर ऑफ वेज निकल आते हैं, ठीक है। वो हमने किस मदद से निकाले हैं, सम रूल की मदद से निकाले हैं। उसके बाद अगले एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक स्टूडेंट है, उसने चूज करना है कंप्यूटर प्रोजेक्ट को 3 लिस्टों में से। 3 लिस्ट हैं हमारे पास, हर लिस्ट में यहाँ पर उन्होंने तादाद भी बताई है कि एक लिस्ट में 23 सब्जेक्ट्स होंगे, प्रोजेक्ट्स होंगे, एक में 15 होंगे, एक में 19 होंगे। उनमें से एक जो प्रोजेक्ट है वो कंप्यूटर साइंस का उसने चूज करना है। उसके बाद कितने प्रोजेक्ट्स होंगे, ठीक है, जिसमें से उसने ये चूज करना है। तो हमने उन सबको प्लस करके बता देना कि हमारे पास इतने टोटल सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से हमने एक जो कंप्यूटर साइंस का प्रोजेक्ट है उसको चूज करना है। अब जनरलाइज सम रूल हमारे पास क्या है, ये MCQs में पूछ लिया जाता है कि सम रूल की जनरलाइज्ड फॉर्म क्या है। वो हमारे पास है n1 प्लस n2 प्लस n3। ये हमारे पास क्या है, जनरलाइज्ड फॉर्म है सम रूल की, ठीक है। उसके बाद अब आगे हमारे पास रहता है सम ऑफ रूल्स इन टर्म्स ऑफ सेट, कि ये सम जो हमारे पास जो सम ऑफ रूल है वो इन टर्म्स ऑफ सेट में कैसे लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर अगर हमारे पास एक सेट है ए, ठीक है, यहाँ पर ये एक सेट है ए, और इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो इसके क्या, अंदर जो नंबर्स हैं वो क्या हैं, इसके क्या हैं, एलिमेंट्स हैं, ठीक है। आपको पहले भी पता है कि जो सेट होता है उसका जो जिससे हम सेट डिनोट करते हैं उसका वो जो लेटर होता है वो कैपिटल होता है, और तमाम अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो स्मॉल होते हैं। उसको हम ब्रैकेट में इस तरह से क्लोज करते हैं, तो ये क्या बन जाता है, एक सेट बन जाता है। और ऑर्डर पेयर हमेशा दो इस तरह से बनता है, स्मॉल ब्रैकेट के दरमियान जब हम कॉमा लगा देते हैं ना, तो यहाँ पर जो चीज़ें जो है वो आपस में एक दूसरे से अलग अलग हो जाती हैं, और ये एक्स हो जाती है और ये वाई हो जाती है। ये ऑर्डर पेयर होता है, ठीक है।
द सम ऑफ रूल्स, ये हमारे पास क्या होगा कि फाइनाइट डिस्जॉइंट सेट्स हैं, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनियन ऑफ दीज सेट्स इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन देम। तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं कि हमारे पास अगर यहाँ पर एन हमारे पास A1 यूनियन A2 यूनियन गोज ऑन ए यूनियन एम मतलब जितनी मर्जी आप कर लें, तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं एन A1 मतलब हमारे पास पहला सेट उसके एलिमेंट्स के नंबर्स, ठीक है, पहले सेट के एलिमेंट्स के नंबर्स, और यहाँ पर यूनियन नहीं आना बल्कि यहाँ पर प्लस आना है, ये आप ठीक कर लें, और A2, तो ये नोट्स में इसी तरह से दिया गया, प्लस है यूनियन नहीं है। तो दूसरे सेट के एलिमेंट्स और एंड सो ऑन जितने भी सेट्स आपको दिए गए उन तमाम सेट्स के एलिमेंट्स को आपने प्लस कर देना, ठीक है। हैंडआउट्स की तरफ आते हैं, यहाँ पर भी यही कहा गया है। देखते हैं, ये हमने एग्जाम्पल कर ली है कि हमारे पास कितने पॉसिबल वेज होंगे एक प्रोजेक्ट को चूज करने के। और अगर हमारे पास जनरलाइज्ड सम रूल क्या है कि अगर हमारे पास मोर देन वन जो इवेंट्स हैं वो अकर हो रहे हैं, तो हम उनका जो नंबर ऑफ वेज है वो किस तरह से निकाल सकते हैं, उसको हम इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये भी हमने पढ़ लिया है, यहाँ पर प्लस आना था वो हमने ठीक कर लिया है। और एक और गलती है वहाँ पर कि यहाँ पर ना AI जो है वो यूनियन में लिखा गया, लेकिन यहाँ पर इंटरसेक्शन आना है, ठीक है। यूनियन जो है वो हमारे पास कभी भी 0 के बराबर नहीं होता, हमेशा इंटरसेक्शन बराबर होता है, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि जो AI है जब हम उनका इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो हमारे पास एम्प्टी सेट आता है, इस तरह से कि हमारे पास जो दो सेट्स हैं ना वो आपस में कभी भी बराबर नहीं आने चाहिए। किस तरह से देखते हैं यहाँ पर कि अगर हमारे पास दो सेट्स जो हैं वो आपस में बराबर आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक सेट है 1 और 2 बराबर आ जाते हैं, और एक आ जाता है 2 3, तो जब हमने इनका इंटरसेक्शन लिया तो 2 कॉमन आ गया ना, लेकिन हमारे पास ये कंडीशन तो लाई करनी नहीं चाहिए, ये तो 5 के बराबर होना चाहिए, मतलब एम्प्टी सेट के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो सम रूल में जो सेट्स आएंगे वो हमारे पास डिसजॉइंट हो और फाइनाइट हो, मतलब यहाँ पर 4 और 3 हो, इसमें सब कोई चीज़ कॉमन नहीं ना आ रही, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर 4 हो, अगर यहाँ पर 2 होता तो 2 कॉमन आ जाना था, और ये हमारे पास इंटरसेक्शन का आंसर 2 आ जाना था। अदरवाइज कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं प्रोडक्ट रूल की तरफ। अब इस प्रोडक्ट रूल में हमारे पास क्या कहा गया है कि अगर इसकी ना जो एक्सप्लेनेशन है ना आपने अच्छी तरह से याद रखनी है, जो सम रूल की उसकी भी एक्सप्लेनेशन याद रखनी है, और प्रोडक्ट रूल की कभी कभी एक्सप्लेनेशन दे दी जाती है और पूछा जाता है कि ये कौन सा रूल है। तो देखते हैं प्रोडक्ट रूल की क्या एक्सप्लेनेशन है कि अगर हमारे पास एक इवेंट जो है वो अकर हो रहा है n1 वेज में से, और फिर उसी n1 वेज में से ही सेकंड इवेंट भी अकर हो रहा है, if for each of these n1 ways a second event can occur in n2 ways, तो हमारे पास द टोटल नंबर ऑफ वेज जो है वो किस तरह से बनते हैं, n मल्टीप्लाई बाई n2, ठीक है। हमने पढ़ा भी है कि जो डॉट होता है ना, डॉट वो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए भी यूज होता है, ठीक है। अगर 3.2 आ गया तो उसका आंसर 6 होगा, 3.2 नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर हमारे पास 7 डिफरेंट ऑप्शनल कोर्सेज हैं कंप्यूटर साइंस के, और फिर 3 ही डिफरेंट ऑप्शनल कोर्सेज हैं मैथमेटिक्स के, तो स्टूडेंट्स हु वांट्स टू टेक वन ऑप्शनल कोर्स, अब स्टूडेंट ने क्या करना है, एक चूज करना है, तो वो किस तरह से चूज करेगा, हर सब्जेक्ट में से कोई वन ऑप्शनल कोर्स ऑफ ईच सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में से एक ऑप्शनल कोर्स जो है उसने सेलेक्ट करना है, तो वो किस तरह से करेगा, 7 को मल्टीप्लाई कर देगा 3 से, और 21 चॉइसेस उसके पास निकल आएंगे, ठीक है। इसी तरह हमारे पास अगली एग्जांपल भी आ जाती है कि एक चेयर है, जिस ऑडिटोरियम में जो चेयर्स हैं उसको हमने लेबल करना है 2 करेक्टर से, ठीक है। 2 करेक्टर से हमने उनको लेबल करना है, जो लेटर है वो फॉलो करेगा डिजिट को, मतलब किस तरह से लिखा जाएगा, A7 लिखा जाएगा, B6 लिखा जाएगा, ZN लिखा जाएगा, इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। जो नंबर्स हैं जो चेयर्स पे लेबल हैं वो इस तरह से किए जाएंगे। तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास कितने टोटल वेज होंगे तो हम उनको लिख पाएंगे। अब पहली बात तो ये कि जो नंबर्स हमारे पास ABC में होते हैं ना वो टोटल 26 होते हैं, ABC से लेकर Z तक जितने भी नंबर्स आए हैं वो हमारे पास कितने हैं, 26 हैं, वो हमने यहाँ लिख दिया। और फिर जो हमारे पास डिजिट्स हैं वो क्या होते हैं, देखो अब 10 जो है वो हमारे पास 1 0 को मिला के बनता है ना, असल काउंटिंग तो हमारे पास 0 से 9 तक की आती होती है ना, 0 से लेकर 9 तक, तो ये टोटल कितने नंबर्स हो जाते हैं, 10 नंबर्स हो जाते हैं। तो हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये 10 नंबर्स बनते हैं। जब हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 260 आ जाता है,
ये आपके पास एग्जाम्पल्स हैं, आपने अच्छी तरह से उनको याद रखना है। कभी कभी एमसीक्यूज में स्टेटमेंट दी जाती है और पूछा जाता है कि हमारे पास कितने ऑप्शनल कोर्सेज की चॉइस होगी, या अगर सम रूल के मुताबिक है तो कितने टोटल नंबर ऑफ वेज बनेंगे, तो आपने बता देना उनको, ठीक है, कैलकुलेट करके। अब उसके बाद हमारे पास जनरलाइज प्रोडक्ट रूल आ जाती है। जैसे हमने जनरलाइज सम रूल पढ़ा था ना, इस तरह हमारे पास जनरलाइज प्रोडक्ट रूल भी आ जाती है। अब जनरलाइज प्रोडक्ट रूल में हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास एक इवेंट जो है वो अकर हो रहा है एन वन वे में, इफ फॉलोइंग दिस इवेंट अ सेकंड इवेंट कैन अकर इन एन टू वेज, ठीक है, एंड फॉलोइंग दिस, और सेकंड इवेंट को फॉलो करते हुए थर्ड इवेंट बन रहा है, थर्ड इवेंट को फॉलो करते हुए फोर्थ इवेंट बन रहा है, तो उसका जनरलाइज प्रोडक्ट रूल हमारे पास क्या बनेगा, एन वन को मल्टीप्लाई कर देंगे एन टू से, और एन टू को मल्टीप्लाई कर देंगे एन थ्री से, फिर जो आएगा हम उसको एन फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास जनरलाइज प्रोडक्ट रूल निकल आती है। प्रोडक्ट रूल इन टर्म्स ऑफ सेट्स में हमारे पास प्रोडक्ट रूल क्या होगा। अच्छा जी, अब हमारे पास अगर हमारे पास ये सेट्स हैं, इफ ए एन ए वन ए टू सो ऑन ए एम, हमारे पास फाइनाइट सेट्स हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे हम उनको कार्टेशियन प्रोडक्ट की मदद से निकालेंगे, ठीक है। इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दिस सेट इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच सेट। तो हम इसको किस तरह से लिखते हैं कि अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रही है ना, ए वन मल्टीप्लाई बाई ए टू मल्टीप्लाई बाई ए थ्री मल्टीप्लाई बाई ए फोर एंड सो ऑन, ठीक है, उनके एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब हम इनको खोल कर लिखेंगे ना, तो इस तरह से लिखेंगे एन ए वन एलिमेंट्स ऑफ ए वन multiply by elements of A2 multiply by elements of A3 multiply by so on and multiply by the elements of AM, ठीक है। एक्सरसाइज देख लेते हैं। अच्छा, एक और बात यहाँ पर, ये जो एक्सरसाइज में एग्जांपल दी गई है ना आपको सेक्रेटरी प्रेसिडेंट वाली, ये बहुत रिपीट हो चुकी है, ये अमूमन आ जाती होती है, तो ये शॉर्ट में भी आ जाती है, कभी कभी लॉन्ग में भी आ जाती होती है, तो आपने ना इसको पक्का कर लेना है, ठीक है, और अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस भी करके चली जानी है। कभी कभी एमसीक्यूज में डायरेक्ट पूछा जाए तो इसका आंसर भी याद कर लें आप। फाइंड द नंबर ऑफ वेज, उसने क्या किया, फाइंड द नंबर ऑफ एन वेज हमने फाइंड करने हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 15 मेंबर्स हैं, 15 मेंबर्स पर कंसिस्ट है। अब वो 15 मेंबर्स कैन इलेक्ट कर सकते हैं प्रेसिडेंट को, ट्रेजरर को और सेक्रेटरी को। नो पर्सन, मतलब एज्यूमिंग नो पर्सन इज इलेक्टेड टू मोर देन वन पोजीशन, कि जो एक पर्सन है ना वो ज्यादा, एक से ज्यादा पोजीशंस को इलेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। अब इसको हम किस तरह से लिखेंगे कि एक प्रेसिडेंट के लिए 15 डिफरेंट वेज होंगे, फिर ठीक है ना, यहाँ पर उन्होंने कहा कि एक पर्सन जो है वो मोर देन वन पोजीशन इलेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए ट्रेजरर के लिए हमारे पास 14 डिफरेंट वेज आ जाते हैं, और सेक्रेटरी के लिए हमारे पास 13 डिफरेंट वेज आ जाते हैं। तो जब हमने इन सबको आपस में मल्टीप्लाई किया ना, 15 मल्टीप्लाई बाई 14 मल्टीप्लाई बाई 13, तो ये हमारे पास 2730 का आंसर आ जाता है, और इतने ही डिफरेंट वेज होंगे कैन इलेक्ट द ऑफिसर्स, ठीक है। ओके, उसके बाद हमारे पास देखते हैं, ये हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है। इस एग्जाम्पल में हमारे पास क्या कहा है कि हमारे पास 4 बसेज हैं, 4 लाइन बसेज हैं ए से बी की तरफ, और 3 लाइन बसेज हैं बी से सी की तरफ। हमने नंबर्स ऑफ वेज फाइंड करने के, एक पर्सन जो है वो कितने नंबर ऑफ वेज से ट्रेवल कर सकता है। पहले उन्होंने दे दिया कि बाय बस, जब अगर वो बाय बस करे ए टू सी बाय वे ऑफ बी, मतलब ए टू सी जाए बाय वे ऑफ बी, तो यहाँ पर देखते हैं हम उसने किस तरह से कहा है कि हमारे पास ए है और बी है और फिर सी है, मतलब ये यहाँ पर उन्होंने, यहाँ पर हमें ए से बी की तरफ 4 लाइन बसेस बताई हैं, मतलब ए से बी की तरफ हमारे पास कितने 4 लाइन बसेस हैं, और बी से सी की तरफ 3 लाइन बसेस हैं। अब वो बी ए से सी की तरफ जाना चाह रहा है बी की मदद से, तो किस तरह से हमारे पास इसका टोटल सिनेरियो बनेगा, वो देखते हैं हम यहाँ पे, कि अगर ए से बी की तरफ जाना है, उसने बी से सी की तरफ जाना है, तो सबसे पहले ए से जब वो बी की तरफ जाएगा, ए से बी की तरफ जाएगा, ठीक है, ए से बी की तरफ जाएगा और फिर बी से सी की तरफ आएगा, तो हमने इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देना। ए से बी की तरफ कितने वेज हैं 4, और बी से सी की तरफ कितने वेज हैं 3, तो 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 12। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 12। अब दूसरा वे उसने क्या किया, राउंड ट्रिप बाय बस ए टू सी है बाय वे ऑफ बी, ठीक है, राउंड ट्रिप है ए से सी की तरफ बाय वे ऑफ बी। अब राउंड वे के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या यूज होगा, देखते हैं यहाँ पर क्या यूज होगा राउंड वे के लिए, कि अगर हमारे पास बस जो है वो ए से बी की तरफ जा रही है और बी से सी की तरफ जा रही है, सी से ए की तरफ कोई रास्ता नहीं है हमारे पास, हम दोबारा सी से बी की तरफ जाएंगे और बी जो है वो ए की तरफ आएगा, तो जो हमारे पास ए से बी की तरफ पहला वे 4 हो जाएगा और बी से सी की तरफ दूसरा वे 3 हो जाएगा, फिर इस तरह सी से बी की तरफ भी वे 3 होगा, और 4 से ए से बी से ए की तरफ भी हमारे पास एक वे 4 हो जाएगा, मतलब 4 की पावर 2
मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2, तो इसका टोटल आंसर जो है वो हमारे पास 144 वेज निकल आते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो पार्ट है उसमें क्या कहा गया कि एक राउंड ट्रिप है ए से सी की तरफ बाय वे ऑफ बी, लेकिन आगे उसकी कंडीशन दी गई कि इफ़ अ पर्सन डज नॉट वांट टू यूज़ अ बस, अगर एक पर्सन जो है वो एक बस को इस्तेमाल ना करना चाहे, एक बस लाइन को इस्तेमाल ना करना चाहे एक से ज़्यादा मरतबा, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही बार जो एक पर्सन है वो एक ही बार इस्तेमाल करे एक लाइन बस को, तो उसका हमारे पास क्या प्रोसीजर होगा कि एक राउंड ट्रिप है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना राउंड ट्रिप रेडी करते हैं कि ये ए है और ये बी है और ये सी है। अब ए से बी की तरफ एक तो 4 आ गया, ठीक है, और दूसरा बी से सी की तरफ 3 आ गया। अब उसने कहा है कि एक पर्सन एक लाइन को एक ही बार यूज करना पसंद करेगा, ज्यादा मरतबा नहीं पसंद करना शुरू करेगा। अब ए से बी की तरफ जब हम जाएंगे तो ये 2 हो जाएगा और बी से ए की तरफ जाएंगे तो 3 हो जाएगा। मतलब हम किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 3 से, फिर 3 को 3 से, फिर 3 को 2 से, तो इन सबको जब हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 72 वेज आ जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास एक और सीक्वेंस आ जाती है कि अ बिट स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ जीरोस एंड वंस, हाउ मेनी बिट स्ट्रिंग्स आर देयर ऑफ 4 लेंथ। अब हमने याद देखना है कि यहाँ पर हैंडआउट्स में आते हैं, मैंने एग्जांपल यहाँ पर सॉल्व करवाई है, प्रोडक्ट रूल पे हमने कर लिया। अच्छा ना, यहाँ से आप खुद ही देख लीजिएगा, जो सब कुछ हमने पीछे पढ़ा वही यहाँ पर मैंने बताया गया। अच्छा, एक बिट देख लेते हैं, एक बिट जो है वो 0 और 1 पर कंसिस्ट होती है। तो इसका मतलब क्या है कि बिट जो है उसके 2 एलिमेंट्स हैं टोटल, और उसको हमने कितने दफ़ा रिपीट करना है, 4 टाइम्स। तो 2 को हमने मल्टीप्लाई कर देना 4 टाइम्स, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16। तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, लेंथ आ जाती है बिट ऑफ स्ट्रिंग की। ठीक है, तो हमारे पास सीक्वेंस जो है वो हमारे पास किस तरह निकला है, 16 निकला है। देख लेते हैं और कोई एग्जाम्पल अगर करने वाली है तो वो भी कर लेंगे। ये हमारे पास 16 निकला है। अब इसी तरह वो कह रहे हैं हाउ मेनी बिट स्ट्रिंग ऑफ 8 लेंथ, 8 के लिए हम क्या यूज करेंगे। अगर हमारे पास 8 लेंथ होगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 टाइम्स, ठीक है, तो हमारे पास निकल आएगा। लेकिन उन्होंने यहाँ पर 2 कंडीशंस दे गई हैं, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन रीड करते हैं क्या कही गई है कि बिगिन विद 1, एक मतलब जो बिट है ना वो 1 से स्टार्ट हो रही है, उसके कितने चांसेस होते हैं। अब वो कह रहा है कि जब हमारे पास बिगिन विद 1 आ जाएगा, मतलब स्टार्ट होना होगा 1 से, तो हमारे पास यहाँ पर 2 की पावर 8 आ रही थी ना, मतलब 2 हम 8 दफ़ा लिख रहे थे। अब हमारे पास क्या है, वो कह रहा है कि एक बिट जो है वो हमारे पास 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, तो हमने सिर्फ 1 लिख दिया और बाकी हमने 2 की पावर 7 लिख दिया, और जब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो 128 आ जाता है। ठीक है, इसी तरह आगे देखते हैं इसके दूसरे पार्ट में क्या कहा गया है कि बिगिन एंड विद 1, एक स्टार्ट 1 से हो और एक एंड भी 1 से हो। तो इसका हम देखते हैं सोल्यूशन क्या है कि हमने एक बार स्टार्ट में 1 लिख देना है, ठीक है, और एक बार एंड पे 1 लिख देना। पीछे बच गए 6 टूज, मतलब 1 और 2 की ये हमारे पास एक बिट आ गई, और फिर यहाँ पर हमारे पास 8वीं बिट आ गई। अब 2 बिट्स हो गए ना, पीछे 6 बिट्स बच गए, 2 की पावर 6 बच गई, तो 2 की पावर 6 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 64 आंसर आ जाता है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। वो कह रहे हैं कि सपोज एन ऑटोमोबाइल लाइसेंस प्लेट हैज 3 लेटर्स फॉलोड बाय 3 डिजिट्स, हाउ मेनी डिफरेंट लाइसेंस प्लेट्स आर पॉसिबल। कि लाइसेंस प्लेट जो होती हैं उसमें हमारे पास डिजिट्स भी लिखे होते हैं और लेटर्स भी लिखे होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास कितने डिफरेंट पॉसिबल वेज हैं कि हम लाइसेंस प्लेट को कितनी बार कितने डिफरेंट पॉसिबल वेज से लिख सकते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास 3 जो होते हैं ना, जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल गाड़ी का नंबर ले लें LEF 999, ये हमारे पास एक नंबर लिया गया। ठीक है, अब ये LEF हमारे पास क्या है, 3 डिजिट्स हैं, करेक्टर्स में है, तो 26 26 26 तीनों का आ जाएगा, और इसका 10 10 10 इन तीनों का आ जाएगा। जब हम सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास डिफरेंट लाइसेंस प्लेट की पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर उसने कहा है कि 0 स्टार्ट, तो हमने 0 एक जगह 0 लिख देना है और 10 की पावर 2 कर देनी है। ठीक है, अब यहाँ से वो कह रहा है कि अगर कोई एक लेटर ऑक्यूपाइड है तो यहाँ पर हमने 26 की पावर 2 कर देनी है। तो जिस तरह हमने ऊपर बिट क्या काम किया इसी तरह यहाँ पे भी हो जाएगा। तो आगे आप इसकी खुद ही प्रैक्टिस कीजिएगा, बिल्कुल सेम वैसी है जैसे हमने पढ़ा है। बहुत आसान है मल्टी प्रोडक्ट रूल की, लेकिन जो सेक्रेटरी वाली एग्जाम्पल है वो ज़्यादातर पूछी जाती है बार बार, ये लूप शूप कुछ भी नहीं आता बीच में से। आगे लेक्चर में हमारे पास 30 स्टार्ट हो जाता है। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर नंबर 29 की अच्छे से समझ आ गई होगी। MCQs के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो सेक्रेटरी वाला जो प्रोडक्ट रूल है इसमें से लॉन्ग या शॉर्ट कभी कभी आ जाता होता है, लेकिन सेक्रेटरी वाला आपने लाजमी करके जाना है, वो ज़्यादातर रिपीट होता रहता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।